यूरिची की बैक स्टोरी कंप्लीट होने के बाद हमें वापस से मुजान फाइट पर रिज्यूम करा जाता है और इधर हमें देखने को मिलेगा ओबनाई की बैक स्टोरी। बैटल के दौरान सानिमी का पागलपन, ग्योमी और ग्यू के पावरफुल अटैक्स, मुजान के पावरफुल अटैक्स और डीमन से फाइट करने के बाद जितने भी हाशराज बचे हैं वो क्या मुजान को सनराइज तक रोक पाएंगे, हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को भी जानेंगे और उनके पावरफुल अटैक्स भी देखने को मिलेंगे। और ये जो आर्क है सनराइज काउंटडाउन आर्क, ये पूरे डीमन स्लेयर का लास्ट आर्क है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना हो सके इस आर्क को एंजॉय करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक्सप्लेन करने से पहले मांगास को नहीं पढ़ता हूं। जब मैं मांगास को पढ़ता हूं तो उसी के साथ एक्सप्लेन करता रहता हूं। तो मेरे जो फेस पे एक्सप्रेशंस या फिर मेरे वॉइस पे जो एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं वो रियल होते हैं। मेरा मतलब कि मुझे खुद नहीं पता रहता है कि आगे चैप्टर्स में होने क्या वाला है, तो मेरे वॉइस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो एकदम रियल होते हैं। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस आप सभी ने ये सब कर लिया होगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक चीज सजेस्ट कर दो। ऑलमोस्ट डीमन स्लेयर का मांगास खत्म हो गया है। लास्ट 2-3 वीडियो में डीमन स्लेयर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग कौन सा एनिमे एक्सप्लेन देखना चाहते हो, ये चीज आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द बेस्ट आर्क एके डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क। तो लास्ट पार्ट में हमें पता चलता है कि तांजीरो की एक्सेसर की बॉडी में यूरिची ने अपनी बैक स्टोरी को रिवील किया था, यानी कि वो मुजान से कैसे मिला था और उसकी लव स्टोरी को उसने तांजीरो के एक्सेटर की बॉडी को बताया था। वो स्टोरी खत्म होने के बाद हमें वापस से मुजान फाइट पर रिज्यूम करा जाता है, जहाँ पे सभी हाशराज मिलकर मुजान से फाइट कर रहे थे। फाइट के दौरान ग्योमी नोटिस करता है कि मुजान के अटैक हर पिछले अटैक के दौरान फास्ट हो जाते हैं और इस टाइम तक मित्सुरी को मुजान के अटैक दिख भी नहीं रहे और वो अपनी ब्रीथिंग और लक के वजह से मुजान के अटैक को डॉज कर पा रही है। और इस टाइम पे मित्सुरी सोचती है कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस तो कर दूंगी, लेकिन इससे मुजान के अटैक का और मूवमेंट में क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके बाद मुजान पूरे फोकस से मित्सुरी के ऊपर अटैक करता है और उसके फेस के साथ उसका राइट शोल्डर भी काट देता है पूरी तरीके से। इसके बाद मित्सुरी को बचाने के लिए सभी हाशिराज एक साथ मुजान के ऊपर हमला करते हैं और वो मुजान के अटैक को रोक लेते हैं। मुजान का अगला अटैक मित्सुरी पे करने से पहले ही, क्योंकि मुजान अपना अगला अटैक मित्सुरी पे करता तो डेफिनेटली मित्सुरी मारी जाती और आगे बैटल को कंटिन्यू नहीं कर पाती। इसके बाद ओबनाई मित्सुरी को एक सेफ जगह लेके जाता है और एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर से कहता है कि यूशिरो को ढूंढो, क्योंकि वही एक बंदा है जो मित्सुरी को हील कर सकता है। हालांकि मित्सुरी तो फाइट करना चाहती थी, वो कह रही थी कि मैं अभी भी फाइट करना चाहती हूँ, मैं इस टाइम पे पीछे नहीं हटना चाहती। पर ओबनाई उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तुम रेस्ट करो, जिस पर मित्सुरी कहती है कि मैं बैटल में कुछ भी काम नहीं आई और मैं ऐसे नहीं मर सकती। इसके बाद ओबनाई डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को कहता है कि इसका ध्यान रखो और इसे केस की सेफ जगह लेके जाके इसे थोड़ा सा रेस्ट दो। हालांकि मित्सुरी रेंगते हुए इगुरो-सन को कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ बैटल में आना चाहती हूँ और प्लीज मरना मत। इसके बाद ओबनाई उधर से बैटल फील्ड में जाने लगता है और फिर वो सोचने लगता है कि क्या होता अगर इस दुनिया में डीमंस एग्जिट ही नहीं करते, तो कितने सारे लोग अभी के टाइम पे जिंदा होते थे जो कि डीमंस की वजह से मारे गए थे। अगर इस वर्ल्ड में डीमंस एग्जिट करते नहीं तो मैं और मित्सुरी कितना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करते थे। जिसके बाद वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, सबसे पहले तो मुझे मरना होगा और इस बेकार सी ब्लड लाइन से छुटकारा पाना रहेगा। बैटल में जाने के टाइम ओबनाई दौड़ रहा होता है तो उसके फेस से उसका मार्क्स यानी कि बैंडेजेस गिर जाते हैं और हमें ओबनाई का फेस रिवील करा जाता है और हमें दिखाया जाता है ओबनाई के फेस पे एक बहुत ही बड़ा कट। फिर उसके बाद वो मित्सुरी को मन में ही कहता है कि मैं एक बेकार फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि सिर्फ अपना फायदा देखती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और बस अपना फायदा देखने के लिए वो किसी की भी जान को दांव पर लगा सकते हैं। एंड इस पैनल पे हमें ओबनाई की बैक स्टोरी को रिवील करा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ओबनाई बताता है कि जिस फैमिली में वो पैदा हुआ था एक बहुत ही लग्जरियस और अमीर फैमिली थी और उनके पास एक बढ़िया पोजीशन भी थी। ओबनाई बताता है कि जिस फैमिली में पैदा हुआ था उस फैमिली में 370 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ था जो कि था ओबनाई। और इतना लकी होने के बावजूद जब वो पैदा हुआ तो उसे हमेशा एक केज में लॉक रखा जाता था। वो बताता है कि उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसकी दादी की आवाज हमेशा स्वीट और सॉफ्ट रहा करती थी, लेकिन वो उसे हमेशा घिनौनी लगा करती थी। वो अपने केज में जब सो रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो और बचपन से ही उसे उस केज में रखा जाता था। लेकिन जब वो 12 साल का हुआ तो उसे उस केज से बाहर निकालते हैं और बाहर लेके आते हैं। इसके बाद ओबनाई बताता है कि उसकी फैमिली जिस डीमन की पूजा करा करती थी वो डीमन उसे खाना चाहता था। वो डीमन एक लड़की डीमन थी जिसका शरीर आधा इंसान का और आधा सांप का था। इसके बाद ओबनाई को रियलाइज होता है कि उसके केज में जो उसे साउंड सुनाई देता था वो इस डीमन का था जो कि रात के टाइम इसे देखा करता था। इसके बाद ओबनाई को पता चलता है कि वो जो डीमन है वो बच्चों को खाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसने ओबनाई को बचपन में इसलिए नहीं खाया क्योंकि ओबनाई के आंखों का कलर बहुत ही ज्यादा रेयर था, इसलिए वो डीमन उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था और इसी वजह से वो स्पेशली ओबनाई को खाना चाहता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब ओबनाई बड़ा हो जाएगा तो वो उसे आराम से खा सकता है और बस उसी डीमन के बोलने से ओबनाई का मुंह काट देते हैं और उस मुंह से निकला हुआ खून वो डीमन पी जाता है। और इसके बाद
ओबानाई को वापस से उस केज में या फिर कह लो उस जेल जैसी जगह में फेंक दिया जाता है। और जब ओबानाई को पता चलता है कि जब ओबानाई बड़ा हो जाएगा तो वो डीमन उसे खा जाएगा, इसलिए ओबानाई उस जेल से भागना चाहता था कि कैसे भी वो इस जगह से भाग जाए और अपनी जिंदगी को और भी अच्छे से जी सके। और उसी जेल में रहते वक्त उसका एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम रहता है कबारामारू। बेसिकली वो एक सांप था जो कि ओबानाई के गले से हमेशा लिपट कर ही रहा करता था। इसके बाद ओबानाई एक दिन कैसे भी करके उस जेल को तोड़कर उधर से भागने की कोशिश करता है और उधर से भागने लगता है, लेकिन वो डीमन ओबानाई का पीछा करने लगता है और उसे आधे रास्ते में ही पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन ओबानाई को खाता, फ्लेम हाशिरा शिनचिरो आके ओबानाई को बचा लेते हैं और उस डीमन को मार डालते हैं। शिनचिरो जो कि बेसिकली रेनगोकू के फादर है, आप लोगों को पता होगा बट मैंने बता दिया। इसके बाद शिनचिरो ओबानाई को ओबानाई के कजिन के पास लेके जाते हैं, लेकिन उसकी कजिन उसे कहती है कि तुम्हारे भागने की वजह से उस डीमन ने 50 लोगों को मार डाला। और वो कहती है कि बस तुम्हारी गलती की वजह से 50 लोगों की जान चली गई। वो डीमन बस चाहता था कि वो तुम्हें खा ले और वो तुम्हें खा के शांत बैठ जाता था, लेकिन तुम उस केस से भाग गए जिस वजह से वो डीमन गुस्से में आ गया और 50 लोगों को मार डाला। इसके बाद ओबानाई मन ही मन सोचता है कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो बस जिंदा रहना चाहता था, इसलिए मैं डर के उस केज से भाग गया, लेकिन मेरी इस गलती का भुगतान मेरी फैमिली को भरना पड़ा। जिसके बाद वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है और एक हाशिरा बन जाता है। ओबानाई के डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के इतने सालों बाद भी हमेशा ओबानाई को ऐसा लगता था कि उसकी गलती के कारण जितने भी उसके फैमिली मेंबर मारे गए हैं वो उसे हमेशा एक नफरत भरी नजरों से देखते हैं, और इसलिए वो इस गंदी सी बॉडी से निकलना चाहता है। इसलिए वो मुजान को भी मार देगा, जिसके बाद वो खुद भी मर जाएगा। इसके बाद उसका और मित्सुरी का फिर से जन्म होता है। जिस दुनिया में डीमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तो मैं पक्का मित्सुरी को अपनी दिल की बात कहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काकुशी ग्रुप अपना काम कर रही है, मतलब वो लोगों को जिधर फाइट हो रही है उधर से जाने के लिए रोक रही है, क्योंकि लोग जाएंगे तो उन्हें भी खतरा है, और बिल्डिंग में फंसे हुए जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है और उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। उनमें से ही कुछ काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स का काम था कि जो इन्फिनिटी कैसल की बिल्डिंग्स का मलबा है उसमें जितने भी लोग फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालना है। उसी दौरान एक मेंबर्स की नजर जाती है एक बिल्ली के ऊपर जो कि बिल्डिंग के मलबे के नीचे फंसी हुई थी, और जैसे ही उसके ऊपर से वो मलबा हटाया जाता है वो बिल्ली भागने लगती है और बैटलफील्ड में जाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ली लेडी तोमायो की बिल्ली थी। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी और ओबानाई को जो कि मुजान के काफी करीब होकर उससे फाइट कर रहे थे, और तभी ओबानाई बड़े ही स्मार्ट तरीके से मुजान का हैंड काट देता है। मुजान मन ही मन सोचता है कि जो हाशिरा से ये जो सोच रहे हैं कि ये लोग मेरी बॉडीज में कट्स मारेंगे जिससे मुझे रीजनरेशन करने में टाइम लगेगा और ये लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएंगे, लेकिन मेरा मन जब चाहे मैं इधर से भाग सकता हूँ। ओबानाई बड़े ही ध्यान से मुजान से फाइट कर रहा था, क्योंकि ओबानाई को पता था उससे अगर एक भी गलती होती है तो ओबानाई की जान चली जा सकती है। इसके बाद ओबानाई खुद से ही कहता है कि मैं अपने आप को तभी मरने दूंगा जब सनराइज होने में सिर्फ 1 सेकंड ही बचा रहेगा, क्योंकि मुजान के फाइट के दौरान बस हाशिराज का ही हाथ नहीं, उन डीमन स्लेयर कॉर्प्स का भी हाथ है जिन्होंने अपनी जान गवा दिया है बस हाशिराज को बचाने के लिए, ताकि वो मुजान को हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं ग्यू को जो कि मुजान से फाइट करते करते काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, और एक मुजान के अटैक के दौरान तो ग्यू के हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है, और इसी मौके को देखते हुए मुजान ग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक ग्यू को लगता है इससे पहले ही ओबानाई और ग्योमी उस अटैक को नेलिफाई कर देते हैं। जिसके बाद सानेमी ग्यू की तलवार को ग्यू की तरफ फेंकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो सुबह तक रुक जाओ, सनराइज होने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। इसके बाद ग्यू अपनी तलवार को उठाता है और वाटर ब्रीथिंग के थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्वीट करंट को यूज करता है, और मन ही मन कहता है कि मैं एक वाटर हाशिरा हूँ और जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं तब तक फाइट करूंगा। इसके बाद मुजान सोचता है कि ये जो हाशिरास है ये मेरी सोच से काफी ज्यादा अड़ियल निकले, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर अटैक के दौरान वो अपने अपोनेंट्स के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड डाल देता है, और इसके कुछ समय बाद ही सभी हाशिरास मर जाएंगे। जिसके बाद सभी हाशिरास नोटिस करते हैं कि मुजान का जो पॉइजन था उन्होंने उसकी बॉडी में काम करना स्टार्ट कर दिया है। सभी हाशिरास काफी ज्यादा थक गए हैं, उनका स्टैमिना भी काफी ज्यादा कम हो गया है और वो फोकस भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद लेडी तोमायो की बिल्ली मुजान के ऊपर जंप करती है और कुछ एंटीडोट्स को फेंकती है जो हाशिरास अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली वो एक दवाई होती है जो कि मुजान के अटैक को हील कर सकती है, और ये देखते ही मुजान उस कैट के ऊपर हमला करता है और उस कैट को मार देता है। जिसके बाद वो ये सोचने लगता है कि ये चीज थी क्या। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी को जो कि मुजान के अटैक से तुरंत ही हील हो जा रहा है, मतलब वो एंटीडोट इतने ज्यादा पावरफुल थे। इसके बाद सानेमी कहता है कि मुझे नहीं पता वो चीज थी क्या, लेकिन उसने मेरी जान बचा ली। जिसके बाद सभी हाशिरास एनर्जेटिक फील करने लगते हैं और उनका फोकस वापस आ जाता है, लेकिन ग्योमी ये नोटिस कर लेता है कि वो जो मेडिसिन है वो कुछ टाइम तक ही काम कर सकती है। जिसके बाद वो वापस से अपना असर खो बैठेगी, लेकिन फिर भी वो इस चीज से मुजान को काफी टाइम तक बैटल में रोक सकते हैं। जिसके बाद मुजान समझ जाता है कि अभी अभी हुआ क्या है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अटैक को अंधाधुंध करने लगता है, जिस अटैक को हाशिरास बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पा रहे हैं। और इस सब चीज के दौरान ओबानाई सोचता है कि इस पूरी फाइट में सबसे कम अटैक मुजान के ऊपर मैंने ही किया है और मेरा ही सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। वो इस वजह से क्योंकि जब से ओबानाई पैदा हुआ था उसे बस केज में रखा जाता था और उसे कुछ भी काम नहीं दिया जाता। उसने उस जेल में सबसे भारी चीज जो उठाई थी वो थी चॉपस्टिक, और जो सबसे मुश्किल काम किया था वो था उस केज से भागना। इसके बाद उसे याद आता है कि मैसेंजर क्रो ने उसे बताया था कोकोशिबो की फाइट के दौरान मिचिरो ने अपनी
तलवार को ब्राइट रेड कर लिया था और वो इस वजह से अपनी तलवार को ब्राइट रेड कर पाया। उसने बस अपनी तलवार को बहुत ही टाइट पकड़ लिया था। ओबानाई को इस सब चीज का आइडिया नहीं था, लेकिन वो समझ गया था कि अगर मुजान को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना है तो उसे अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड करना पड़ेगा, जैसे कि म्यूचिरो ने करा था। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस स्वॉर्ड को एकदम टाइटली पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके उसकी स्वॉर्ड ब्राइट रेड होने लगती है। इसके बाद ओबानाई को रियलाइज होता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड करने के लिए इतनी ताकत और इतना कॉन्सेंट्रेट कर लिया कि उसे चक्कर आने लगे और उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तभी मुजान के टेंटिकल्स ओबानाई पर अटैक कर देते हैं और ये देख के सानेमी ओबानाई को बहुत ही तेज से चिल्लाते हुए उसे पीछे देखने के लिए कहता है। इसके बाद ओबानाई सोचता है कि अगर इस फाइट के दौरान कोई भी हाशिरास मर जाता है या फिर किसी दौरान से फाइट नहीं कर पाता है तो बाकी हाशिरास को उस हाशिरास का बर्डन उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक हाशिरास मरता है तो उस हाशिरास की कमी बाकी हाशिरास के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। ओबानाई उस जगह से तो हिलना तो चाहता था, लेकिन वो इस टाइम तक इतना ज्यादा नम हो गया था कि उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो रही थी, बस उसे उसके हाथ फील हो रहे थे। लेकिन तभी उधर वाटर हाशिरा ग्यू आ जाता है और मुजान के अटैक को नलीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुजान के अटैक को नलीफाई नहीं कर पाता है। लेकिन ग्यू ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जिस जगह पे मुजान ने अटैक किया था उस जगह पे ओबानाई था ही नहीं। ओबानाई उस जगह से जंप कर लेता है और मुजान के अटैक को डॉज कर लेता है। मुजान मौका देखते ही ओबानाई को बीच हवा में ही हमला करता है, लेकिन मुजान ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि न केवल ओबानाई ने उसके अटैक को डॉज किया, जिस अटैक से मुजान ने उसके ऊपर अटैक किया था उसका वो हाथ भी ओबानाई ने पूरी तरीके से काट दिया है। और इस अटैक को मुजान को अपने हाथ रीजनरेट करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी और एकदम से मुजान का दूसरा हाथ भी कट जाता है। मुजान इसी से काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसके ऊपर हमले तो हो रहे थे लेकिन जो उसके ऊपर हमला कर रहा था वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मुजान ये समझ गया था कि ये लेडी दमाई की ब्लड डीमन टेक्निक है, लेकिन इस चीज से मुजान अभी भी कंफ्यूज था, क्योंकि भले ही वो उन्हें देख नहीं पा रहा है, साथ ही वो उन्हें फील भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपनी कमाल की सुनने की शक्ति के वजह से वो समझ जाता है कि इधर एक नहीं तीन जन ऐसे हैं जो मुजान के ऊपर इनविजिबल होकर अटैक कर रहे हैं। मुजान उनके फुट स्टेप को सुनकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और जब वो अटैक करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो तीन लोग जो इनविजिबल होकर मुजान के ऊपर अटैक कर रहे थे वो कोई और नहीं, इनोस्के, ज़ेनासु और कानाओ थे, जो कि यूशिरो की ब्लड डीमन टेक्निक को यूज करके मुजान के ऊपर इनविजिबल होकर अटैक कर रहे थे। कानाओ ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मुजान ने उन्हें बहुत जल्दी ही नोटिस कर लिया था, लेकिन इनोस्के उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मैं अमर हूँ और मेरे पास वो यूशिरो के पेपर्स बहुत सारे हैं जिसे मैं लगा के वापस से इनविजिबल हो सकता हूं। इससे पहले कि इनोस्के अपनी बात को कंप्लीट करता, मुजान इनोस्के के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इनोस्के उसे डॉज कर लेता है। फिर साथ ही हम देखते हैं कि मुजान का दोनों हाथ ओबानाई ने काट दिया है, जिसके बाद सभी हाशिरा समझ जाते हैं कि ब्राइट रेड शॉट होने की वजह से मुजान का रीजनरेशन पहले से काफी ज्यादा स्लो हो गया है। इसके बाद ज़ेनासु कानाओ फिर से यूशिरो की दी हुई पेपर स्टूप को लगा लेते हैं और वापस से इनविजिबल हो जाते हैं और इनविजिबल होकर ज़ेनासु कानाओ दोनों एक साथ मिलकर मुजान के ऊपर अटैक करते हैं। कानाओ यूज करती है ब्रेथ ऑफ द फ्लावर का फोर्थ फॉर्म सेफ फ्लावर रोबल और फिर ज़ेनासु यूज करता है ब्रेथ ऑफ द थंडर का फर्स्ट फॉर्म थंडर फ्लैश। इस चीज से मुजान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन दोनों को वीकलिंग कहता है, जिसके बाद ओबानाई यूज करता है ब्रेथ ऑफ द स्नेक का थर्ड फॉर्म टाइटलिंग कोइल को। इसके बाद देखते हैं हम ग्योमी को, जिसने अपने दोनों भी वेपन को एक साथ टकरा के उसे ब्राइट रेड कर दिया। इसके बाद वो सोचता है कि अब मेरे भी वेपन्स ब्राइट रेड हो चुके हैं तो वो मुजान को ज्यादा देर तक बैटल में रोक पाएगा। इसके बाद वो अपने ब्राइट रेड वेपन से मुजान के ऊपर हमला करता है और मुजान का पूरा शोल्डर तबाह कर देता है और इस चीज से मुजान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये देख के ग्यू मुजान के ऊपर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है तो सानेमी उसे आवाज देता है और अपनी स्वॉर्ड से ग्यू के ऊपर हमला कर देता है। ग्यू सानेमी के अटैक को डॉज करने के लिए अपनी स्वॉर्ड लगाता है और जब सानेमी और ग्यू की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है तो वो दोनों की स्वॉर्ड ब्राइट रेड हो जाती है। और जिसके बाद हमें समझ में आता है कि सानेमी ने ग्यू के ऊपर अटैक क्यों किया था। जिसके बाद उधर पे मैसेंजर क्रो आ जाता है और सभी को इन्फॉर्म करता है कि अभी सनराइज होने में 1 घंटा और 3 मिनट बाकी है। इस पर सानेमी हंसते हुए कहता है कि इतना टाइम काफी होगा मुजान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जिसे यूशिरो इंजेक्शन लगा रहा है उसे हील करने के लिए, जिस पर मुराता कहता है कि इतने सारे इंजेक्शन लगाना अच्छा नहीं होगा। जिस पर यूशिरो कहता है कि मुजान के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शार्प थे और वो अटैक बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तांजीरो के ऊपर, तो हम पूरी कोशिश करेंगे तांजीरो को बचाने के लिए। इसके बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर तांजीरो के हाथ से उसकी शॉट्स को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांजीरो की ग्रिप इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उसे निकाल नहीं पाते हैं और यूशिरो उसे एक साइन की तरह समझता है और कहता है कि तांजीरो में अभी भी क्षमता है फाइट करने के लिए। तभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक मेंबर कहता है कि तांजीरो की पल्स वापस आ चुकी है, जिससे सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स तांजीरो को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी मुराता इमोशनल होकर चिल्लाते हुए कहता है कि मुजान हमारे हाथों से बाहर निकल जाएगा, हमें साथ में कंट्रीब्यूट करना ही होगा। तभी तांजीरो अपनी स्वॉर्ड को और भी टाइट पकड़ लेता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड जमीन पे लड़के कुछ आवाज साउंड करती है और ये आवाज सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये आवाज कैसी थी और तभी अचानक से तांजीरो अपनी आंख को खोल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं काकुशी को, जो कि बहुत ही दूर से बैटल को देख रहा था और बस यही प्रे कर रहा था कि सभी हाशिरास मिलकर मुजान को हरा दे। इसके बाद हम देखते हैं ग्योमी को, जो कि अपने वेपन से मुजान के ऊपर हमला करता है और मुजान का मिडल पार्ट यानी कि पेट के बीच का हिस्सा पूरी तरीके से फाड़ देता है। जिसके बाद सानेमी भागते हुए यूशिरो की दी गई एक पेपर स्टूप को उठाता है और अपने माथे पे लगा देता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है और वो इनविजिबल होकर मुजान के ऊपर विंड ब्रीथिंग का 7th फॉर्म यूज करता है। अब क्योंकि इतने सारे
सारे हाशिरास आ सके थे तो गियोमी के ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिस वजह से वो मुजान को बड़े ही गौर से देखने लगता है। और क्योंकि उसने कोकोशिबा फाइट के दौरान ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर लिया था तो वो मुजान की बॉडी के अंदर देख सकता था कि मुजान की बॉडी के अंदर कितने सारे हार्ट्स और कितने सारे ब्रेन्स है। और यही एक रीजन है कि मुजान का सर काट दो तो भी वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास कई सारे ऑर्गन्स है उसे जिंदा रखने के लिए। इसके बाद गियोमी सोचता है कि जिस जगह पे मुजान के मल्टीपल हार्ट्स और ब्रेन्स है, क्यों ना उसी चीज को टारगेट लगा के उसी जगह पे बार बार अटैक करे। लेकिन अकेले गियोमी के अटैक करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसके सामने ओबनाई आता है। तो वो ओबनाई को कहता है कि मुजान के ऊपर फोकस करके मुजान की बॉडी में देखो। और जब ओबनाई गियोमी की बात मानकर मुजान को बड़े ही फोकस से देखने लगता है तो वो भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इस सब चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी मुजान बड़ी ही गुस्से में अपने टेंटिकल से पूरे सराउंडिंग में इतना पावरफुल हमला करता है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो कोकोशी ग्रुप भी देख के इस चीज को काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो देखता है कि मुजान सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और उसके आसपास कोई भी हाशिरास नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि जस्ट उसके बगल में ही गियोमी आकर गिरा है और उसका एक पूरा पैर पूरी तरीके से कट चुका है और इसी से गियोमी बेहोश भी हो गया है। तभी वो देखता है कि सानेमी की बॉडी एक बिल्डिंग के छत पर बेहोश पड़ी हुई है और गियो का एक हाथ भी कट चुका है। ओबनाई, ज़ेनोसु और इनोस्के भी जमीन पर बेहोश पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कानाओ को, जिसके सर से वो पेपर गिर जाती है, जिसके बाद वो विजिबल हो जाती है। मुजान उसे देख के बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। कानाओ पूरी कोशिश करती है उधर खड़े होने की और मुजान से फाइट करने की, लेकिन उसके पैर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे और उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो रही थी। उसे देख के काकुशी ग्रुप का मेंबर कानाओ को बचाने के लिए कानाओ की तरफ बढ़ता है, लेकिन मुजान अपना हाथ उठा के कानाओ को बस मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे डांस ऑफ द फायर गॉड शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस का हमला होता है और ये सन ब्रीदिंग का अटैक है जिससे मुजान का पूरा हाथ ऑलमोस्ट कट जाता है। और ये हमला किया था तांजीरो ने, जिसके बाद बैडेस्ट तरीके से तांजीरो कानाओ को काकुशी ग्रुप के मेंबर के पास छोड़ देता है और कहता है कि कानाओ का ध्यान रखना। मुजान तांजीरो को देख के कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गंदे दिख रहे हो, लेकिन इसका तांजीरो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और बड़ी ही गुस्से से मुजान की तरफ बस देख रहा होता है। इसके बाद मुजान कहता है कि तुम इतने ज्यादा गंदे दिख रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है असल में डीमन है कौन, तुम या मैं। जिसके बाद तांजीरो बड़े ही बैडेस्ट तरीके से कहता है कि चलो आज इस गेम को खत्म ही करते हैं। बेहोश तांजीरो उठने से कुछ समय पहले सोचता है कि अभी तक जो उसे सन ब्रीथिंग के फॉर्म आते थे वो एक्चुअल सन ब्रीथिंग से कितने ज्यादा डिफरेंट थी। वो बताता है कि यूरिची बहुत ही दयालु और सिंपल इंसान थे और जब स्वैकेस यूरिची के सन ब्रीथिंग फॉर्म्स को देखना चाहती थी तो यूरिची बिना कुछ कहे उसे सारे सन ब्रीथिंग के फॉर्म्स दिखाता है और यूरिची का अटैक काफी ज्यादा शांत और स्मूथ से, जिससे उसे बहुत ज्यादा शांति मिल रही थी। जिसके बाद स्वैकेस जब यूरिची की तारीफ करने लगती है जिससे यूरिची काफी ज्यादा शर्मा जाता है। इसके बाद यूरिची स्विमर से मिलकर जाने लगता है तो वो उसे अपनी इयररिंग्स दे देता है, जिससे वो समझ जाता है कि अब यूरिची कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा और इससे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुमने डीमन स्लेयर्स के लिए बहुत मदद की है और हमारी भी बहुत मदद की है और तुम एक लेजेंडरी इंसान हो। इसके बाद वो इमोशनल होकर यूरिची को कहता है कि मैंने सारे सन ब्रीथिंग के फॉर्म्स को देख चुका है, तो मैं आने वाले अपने डिसेंडेंट्स को सन ब्रीथिंग के फॉर्म सिखाऊंगा और तुम्हारी ये इयररिंग्स भी मैं अपने डिसेंडेंट को दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सन ब्रीथिंग फॉर्म को मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखूंगा। जिसके बाद यूरिची उसे शुक्रिया कहता है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कि तांजीरो यूरिची को थैंक्स बोल रहा है उसे इतने सारे कंट्रीब्यूट्स करने के लिए और लेडी तमाया को जिंदा छोड़ने के लिए, क्योंकि एंड दी एंड लेडी तमाया बहुत ज्यादा मदद करी है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए। इसके बाद तांजीरो कहता है कि मैं शुरुआत से जानना चाहता था कि ये सन ब्रीथिंग का 13 फॉर्म है क्या, और उसके डैड ने भी बताया था कि कैसे सन ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म से लेकर 12 फॉर्म तक सन ब्रीथिंग के फॉर्म के 12 फॉर्म एक ही नाम में है। इसके बाद तांजीरो सन ब्रीथिंग के 12 फॉर्म को देखकर और यूरिची की मूवमेंट्स को देखकर ये समझ जाता है कि सन ब्रीथिंग का 13 फॉर्म और कुछ नहीं पूरे 12 फॉर्म का मिक्सचर बनकर सन ब्रीथिंग का 13 फॉर्म बनता है। और इसके बाद तांजीरो ये भी समझ गया था कि अगर उसने सन ब्रीथिंग के फॉर्म से अननेसेसरी चीजों को हटा दिया तो वो बिना थके सन ब्रीथिंग के फॉर्म को इजीली यूज कर सकता है बड़े ही काम तरीके से। लेकिन इस टाइम पर तांजीरो के ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन है क्योंकि सभी हाशिराज बेहोश पड़े हैं और तांजीरो बस अकेले मुजान के सामने खड़ा हुआ है। इसके बाद तांजीरो खुद से ही कहता है कि मैं यूरिची और अपने फादर जितना पावरफुल भी नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपने जिंदा रहने तक मुजान को हरा भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मुजान कब किस जगह से किस तरीके से भाग सकता है। और अगर मुजान फाइट करने की जगह भाग गया जैसे कि उसने यूरिची की फाइट के दौरान किया था तो तांजीरो से रोक भी नहीं सकता क्योंकि खुद उसे यूरिची ने भी नहीं रोक पाया था। लेकिन वो इस टाइम पर डिमोटिवेट नहीं हो सकता, इसलिए वो खुद से ही कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं मेरी एबिलिटी का बेस्ट यूज करूंगा। इसके बाद मुजान तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इंस्टेंट ही तांजीरो भी मुजान के ऊपर हमला कर देता है और मुजान तांजीरो की ऐसी स्पीड्स को देखकर उसे यूरिची की याद आ जाती है। और क्योंकि मुजान यूरिची से काफी ज्यादा डरता था इसलिए वो तांजीरो को अपने करीब नहीं आने दे रहा था, वो बस अपने टेंटिकल से तांजीरो को दूर ही रख रहा था और अपने टेंटिकल से रैंडम्स अटैक कर रहा था जिससे पूरी जमीन भी फट जा रही थी। इसके बाद तांजीरो समझ जाता है कि इतने हाशिरास मुजान से कैसे हार गए, क्योंकि मुजान के बैक के जो टेंटिकल्स थे वो सभी हाशिरास को एक साथ भी संभाल ले रहे थे। इसके बाद तांजीरो सन ब्रीथिंग के 13 फॉर्म को यूज करने की कोशिश करता है ब्रीथ ऑफ द सन बेल्ट इज सर्चिंग कोरोमिस मिरर को, लेकिन मुजान तांजीरो को नजदीक आने ही नहीं दे रहा था, इसलिए मुजान तांजीरो के ऊपर दूर से ही हमला करता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता
देता है, जिसके बाद तांजीरो समझ जाता है कि अगर उसने 12 फॉर्म को एक साथ मिला दिया तो वो 13 फॉर्म का इन्वेंट कर सकता है, या फिर कह लो कि वो 13 फॉर्म को भी यूज कर सकता है, और वो खुद से ही कहता है कि मैं ये करके ही रहूंगा। या बस आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर करते करते मेरे वोकल कॉल्स कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं और मेरे साउंड में उतना ज्यादा फील नहीं आ रहा है। चलो यार कुछ टाइम का इसे रेस्ट देते हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और आप लोग रोज मुझे कमेंट्स कर रहे हो कि भाई वीडियो किधर है। तो ये रही वीडियो, जैसे कि मैंने कहा था कि संडे को आ जाएगी, फ्राइडे को कहा था वैसे, लेकिन ठीक है यार संडे को आ गई है वीडियो और आज मैंने अपलोड कर दिया है इस वीडियो को, तो देख लो आप। यार वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट यार कर देना, जिससे यूट्यूब को पता चले कि वीडियो में मेहनत की गई है और वो इसे न्यू एडन्स तक पहुंचा है। मैंने इसमें कम चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं किया है, 5 चैप्टर पूरे एक्सप्लेन किए हैं मैंने। ओबनाई की बैक स्टोरी को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आप सभी को पता है कि अभी ज्यादा चैप्टर्स नहीं बाकी है, कुछ ही चैप्टर्स बाकी है जो कि 2 वीडियो में कवर हो जाएगी। एटलीस्ट 2 वीडियो तो लगेंगे ही, क्योंकि इतने भी कम चैप्टर्स नहीं है, 15 चैप्टर है अभी भी, सॉरी 12 चैप्टर है। खैर ज्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। अगर आप लोग उसे ऑल पे सिलेक्ट नहीं करते तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। साथ ही ये भी कमेंट कर देना कि नेक्स्ट एनीमे आप लोग कौन सा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।